जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। हम लोग झारखंड के आदिवासी झारखंड पेशा नियमावली 2025 लागू होने से भी खुश नहीं हैं और उधर निकोबार द्वीप समूह में सरकार वहां के आदिवासियों को कह रही है कि अपनी ज़मीन सरेंडर कर दो। निकोबार के आदिवासियों ने ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल के माध्यम से आरोप लगाया है कि बिना उनके सहमति के ही सरेंडर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वे बरसों से अपने मूल गांव में लौटने की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे कि वो अभी कहां पर रह रहे हैं, जबकि उनका मूल गांव कहीं और है। ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 7 जनवरी को जिला प्रशासन के साथ हुई एक बैठक में उसने अपने पैतृक ज़मीन सरकार को सौंपने के लिए सरेंडर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। यह प्रमाण पत्र आदिवासियों को अपने पैतृक ज़मीन सरकार को सौंपने के लिए था। आदिवासी नेताओं का कहना है कि यह दबाव ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया। द वायर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके मुताबिक एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी समुदाय के मुखियाओं ने बताया कि यह मांग बैठक के दौरान मौखिक रूप से रखी गई थी। जी हाँ, मौखिक रूप से, लिखित नहीं। बैठक ग्रेट निकोबार के कैंपवेल बे गांव में हुई थी, जिसमें जिला के कमिश्नर और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के अधिकारी भी मौजूद थे। ज्ञात हो, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति एक स्वायत्त संस्था है जो संवेदनशील आदिवासी समुदायों के संरक्षण और कल्याण के लिए काम करती है। मतलब उन आदिवासी समुदायों के लिए जो बाहरी दुनिया के संपर्क में या तो बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। पहले वाले वीडियो आदि में मैंने यह तो बताया था कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत एक नया टाउनशिप, पावर प्लांट, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये सब बनाने की योजना है। इनके प्रोजेक्ट के नाम में आप देखिए ग्रीनफील्ड लगा हुआ है, ऐसा लगता है मानो जंगल ही जंगल होंगे, लेकिन नाम के धोखे में ना रहें। इस नाम से वहाँ के जंगल को ये लोग ख़त्म करेंगे, वहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करेंगे। इस परियोजना के लिए द्वीप के लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग प्रस्तावित है, जिसमें करीब 27 तटीय गांव भी शामिल हैं। ये वही गांव है जहां निकोबारी आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से रहते आए हैं और अपनी आजीविका के लिए इन्हीं इलाकों पर निर्भर रहे हैं। काउंसिल के सदस्य ने कहा कि वे ऐसे किसी सर्टिफिकेट के खिलाफ हैं। इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपनी ज़मीन हमेशा के लिए प्रशासन के हाथों सौंप दी। यह उनके बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आदिवासी सदस्यों ने साफ किया कि उन्होंने इन सर्टिफिकेट्स पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और कहा है कि इस मसले पर आपस में विचार विमर्श के लिए उन्हें समय चाहिए। दूसरी ओर निकोबार के सहायक कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं है। निकोबारी आदिवासी लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें उनके पैतृक गांव में वापस लौटने दिया जाए। ज्ञात हो, 2004 में आए विनाशकारी सुनामी के बाद जिला प्रशासन ने जीवित बचे लोगों को कैंपवेल बे यानी कि पूर्वी तट की 2 बस्तियों न्यू चिंगेना और राजीव नगर में बसाया था, जबकि उनके पैतृक गांव पश्चिमी तट पर हैं। कैंपवेल बे में उन्हें खंभों पर बने लकड़ी के घर दिए गए, जिनकी छत टिन की थी और फर्श प्लाईवुड का था। अब सोचिए, वे लोग पूर्वी तट की जो बस्तियों में हैं वहाँ का वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पश्चिमी तट जो पहले उनका रहवास था वहाँ का ये लोग सरेंडर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं प्रशासन के लोग। इसका मतलब सरकार चाहती है कि ये लोग अपने पुराने जगहों पे ना जाएं। ये तो स्थिति है, मतलब पुनर्वास पे पुनर्वास। एक अन्य आदिवासी सदस्य ने बताया कि हमें बसाते समय कहा गया था कि यह अस्थायी व्यवस्था है, जबकि अब तक 21 साल हो चुके हैं।
हमारी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ ना तो घर फैलाने की जगह है और ना खेती करने की। द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित अपने पैतृक ज़मीनों पर यह समुदाय पहले नारियल के बागान और केवड़ा के पेड़ उगाते थे और मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर निर्भर रहते थे। आज भी समुदाय के कई सदस्य थोड़े समय के लिए उन गांवों में जाकर अपने नारियल के पेड़ों की देखभाल करते हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को कई बार पत्र लिखकर अपने गांव में लौटने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला, जबकि वे लोग वहां पर असहज महसूस करते हैं। ये समझने वाली चीज़ है कि उन लोगों को अपने पैतृक गांव में जबकि 21 साल हो गया क्यों नहीं लौटने दिया जा रहा है। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी पहले से तय था। भले सरकारें बदली हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पहले का ही होगा, तभी उन लोगों को वो सामरिक दृष्टि से सही है बोल के उन सब जगहों पे वापस जाने नहीं दिया जा रहा है। पिछले साल अगस्त में ट्राइबल काउंसिल ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि द्वीप प्रशासन ने 2022 में जारी एक सर्टिफिकेट के जरिए केंद्र सरकार को गलत जानकारी दी। पत्र में कहा गया था कि प्रशासन ने यह दर्शाया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि के उपयोग से पहले 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी अधिकारों की पहचान और निपटारा कर लिया गया है। इस पर तो अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा था कि वहाँ के आदिवासियों ने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी, उन्हें प्रोजेक्ट से कोई परेशानी नहीं, और इधर ये लोग विरोध पर विरोध कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना बातों को। एक आदिवासी मुखिया ने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन यह कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी अधिकार पहले ही तय हो गए, तो फिर हमसे ये सरेंडर सर्टिफिकेट क्यों मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बस यही मांग है कि अगर सरकार यह परियोजना करना चाहती है तो उसे गैर आदिवासी ज़मीनों पर किया जाए। अब आप ही बताइए कि गैर आदिवासियों की क्या वहाँ ज़मीन हो सकती है? यदि नहीं, तो वहाँ के आदिवासियों की राय के अनुसार तो आप वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। यह मामला वर्तमान में एनजीटी और कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। ज्ञात हो, देश के बाकी हिस्सों के आदिवासियों को जितना अधिकार संविधान और कानूनों में मिला है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार निकोबारी और शोम्पेन आदिवासी समुदायों को मिला है। वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल भूमि पर रहने और खेती करने का अधिकार मिला है। सामुदायिक रूप से जंगल के संसाधनों का उपयोग का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक और पारंपरिक संसाधनों का अधिकार। किसी भी जंगल में वहाँ की भूमि को यदि गैर वन भूमि उपयोग के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है, तब ग्राम सभा की फ्री, फेयर और इन्फॉर्म कंसेंट अनिवार्य है। और साथ ही जब जंगल भूमि को उपयोग के लिए लिया जाता है तो प्रभावित समुदाय को पुनर्वास का समुचित अधिकार है। यही कारण है कि आदिवासी परिषद और समुदाय का कहना है कि वन अधिकार के तहत उन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिला है, जबकि प्रशासन ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए यही दावा किया था। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब 1956 है। यह विशेष सुरक्षा कानून है जो वहाँ के आदिवासियों को बाहरी लोगों से सुरक्षित रखने और भूमि तथा संसाधनों पर उनके विशेषाधिकार को दर्शाता है। ये अलग बात है कि इस कानून में ग्राम सभा की स्वीकृति जैसे प्रक्रिया उतनी स्पष्ट नहीं है, जिस कारण से प्रशासन समय समय पर वन अधिकार कानून और प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब 1956 के बीच टकराव का हवाला देता रहा है, जो समुदाय के अधिकारों को कमज़ोर कर सकता है। वहाँ के आदिवासी भी अपनी भूमि गैर आदिवासियों को आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेच सकते। आदिवासियों की भूमि किसी भी न्यायालय के आदेश से भी बेची नहीं जा सकती। साथ ही उल्लंघन में किया गया कोई भी हस्तांतरण शून्य माना जाता है, मतलब अवैध हस्तांतरण वापस वहाँ के आदिवासियों को तुरंत होगा। इतना ही नहीं, कमिश्नर आदिवासी बहुल क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं जहाँ गैर आदिवासी भी नहीं जा सकते। इस तरह से कानूनी सुरक्षा तो निकोबार के आदिवासियों के पक्ष में नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा प्रशासन के लोगों के द्वारा और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, उसमें यह तो स्पष्ट हो रहा है कि वे लोग निकोबारी आदिवासियों को डरा कर
अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। वहाँ पर वैसे भी आदिवासी हैं जिनका संपर्क दुनिया से नहीं है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ काम गति पकड़ेगा तब उनका टकराव भी बाहरी लोगों से होगा। उस समय की स्थिति उन आदिम समुदायों के लिए बहुत ही घातक होगी। बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से संक्रामक बीमारियों की संभावना सबसे प्रबल होती है और भी कई तरह की परेशानियां पैदा होगी। लेकिन मौजूदा पूंजीपति सरकार कभी किसी की सुनी है और इस प्रोजेक्ट से भी अपने पूंजीपति दोस्तों को ही फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। अब देखना यह है कि आदिम जनजातियों के साथ यदि भारत सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार करती है तो देश के बाकी साधारण आदिवासी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। सिंगरौली का मामला तो हमने आपको बताया ही था, जहां विभिन्न तरह के कानून फेल हो चुके हैं। इस तरह हमें गंभीरता से मंथन करना जरूरी है। हम यह सोचकर इस बात को नहीं छोड़ सकते कि दूसरे के घर में आग लगी है, आग लगेगी तो सभी घर आएंगे रडार में, बारी बारी से सबकी बारी आएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि देश के आदिवासी एकजुट होकर संविधान और कानून में दिए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। और हम सभी जानते हैं कि संघर्ष आदिवासियों की पहचान भी है। तो इस समय इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।